तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, इन सब के बारे में बात किया था। और अभी हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात की है। और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी हम लोगों ने ई-जेड सिस्टम और सिस ट्रांस सिस्टम के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिया है। बट आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जो सिस ट्रांस या ई-जेड सिस्टम होता है उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। और हम अभी तक हम लोगों को लगता है कि जैसे मॉलिक्यूल्स को देखकर हम बता पाते हैं या किसी मॉलिक्यूल के फार्मूला को देखकर हम ये बता पाते हैं कि उसमें कौन कौन से पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं या कितने नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बट आज की क्लास में आपके ऐसे कुछ और कंसेप्ट क्लियर होंगे जो अभी तक आप लोगों ने इसमें नहीं किया होगा। और हम लोग इसके एट द एंड एक फार्मूला के बारे में भी बात करेंगे, जिससे कि हम किसी भी जियोमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होंगे, जो पॉलीइन्स होंगे, वहाँ पास कितने नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं, इसका आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस क्लास में बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको एट द एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोग ई-जेड सिस्टम और सिस ट्रांस सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, पर आज के क्लास में हम लोग ये भी बात करेंगे कि ऐसा जो स्ट्रक्चर मतलब कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके हम लोग बनाते समय कुछ मिसकंसेप्ट भी कर सकते हैं, जिसके बारे में जो गलती हम करने वाले हैं या कर सकते हैं उसके सारे जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, राइट ऑल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना। जितने भी बोल सकते हैं निम्नलिखित कंपाउंड्स के सभी संभावित विन्यास लिखिए, मतलब कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना है। आपके सामने अभी क्वेश्चन इस फॉर्मूला के फॉर्म में है। हम इस फॉर्मूला में देखिए 2 बार डबल इन नजर आ रहा है, तो हम सिस ट्रांस इसको देखकर तो नहीं बता सकते और इसका प्रॉपर नॉमेनक्लेचर नहीं हो सकता है जब तक कि इसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हम ना बना लें। तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसमें कि हमने देखा कि पहले तो हम फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि सेम ग्रुप ऑन सेम साइड मींस सिस, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होगा तो ट्रांस। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सेम ग्रुप वाला जो कंसेप्ट है, सेम ग्रुप सेम साइड, है ना। तो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं अभी आपके सामने जो ग्रुप्स हैं जिसके कंपैरिजन के बेसिस पे हम लोग मॉलिक्यूल्स को बताएंगे उसको मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। तो देखिए, सर्कल से मैंने वो सारे मॉलिक्यूल्स को आपके सामने हाईलाइट कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है दोनों ही साइड में सेम साइड है ना। तो अगर हम लोग इसके नंबर, पहले तो हम लोग इस मॉलिक्यूल की नंबरिंग सिस्टम पे जाते हैं, है ना। पहले तो हम इस मॉलिक्यूल के नंबरिंग सिस्टम पे जाते हैं कि अगर हमको इस मॉलिक्यूल को नंबर देना पड़े तो हम कार्बन चेन का नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम वहाँ से करेंगे जहाँ से ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी होता है या फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो हम लोग प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड देखो, इधर से अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे C2 है, इसका मतलब 2 कार्बन के बाद ये तीसरा कार्बन आएगा, है ना। तो ये 3rd नंबर पे दिखेगा। तो इधर से तो हम इसको नहीं कर सकते, हम किधर से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो इसको हम नंबरिंग करेंगे 1, फिर इसको करेंगे 2, फिर इसको करेंगे 3, 4, 5 एंड यहाँ पे 6 एंड 7 बनेगा। 2 कार्बन है तो 6 एंड 7 बनेगा। तो इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगा, ठीक है। नंबरिंग का डायरेक्शन समझ में आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पास 2 जगह पे, एक तो 2 पोजीशन पे है और एक 4 पोजीशन पे है, 2 जगह पे इन यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे इसका जो हम लोग 2 जगह पे कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, 2 अलग अलग जगह पे यहाँ पे हमको कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो चलिए देखते हैं, दोनों ही जगह पे सिस और सिस है, दोनों ही जगह पे क्या है, सिस और सिस है। ऐसे ही दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पास भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं जो इसमें सेम ग्रुप है उनको। तो सेम ग्रुप को जैसे मैंने यहाँ सर्कल से आप लोग के सामने हाईलाइट किया है,
सेम ग्रुप अपोजिट साइड में यहाँ पास, तो इसका जो नाम हो जाएगा, दो कंडीशन होगी, दोनों ही कार्बन के पास ट्रांस और ट्रांस वाला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, क्या इसके अलावा और भी कोई स्ट्रक्चर बन सकता है? चलिए देखते हैं। आपके सामने एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है और मैं आप हाईलाइट कर देता हूँ इसके सेम ग्रुप को। तो देख पा रहे हो आप लोग कि पहला वाला जो था यानी कि 2 नंबर का जो कार्बन था वहां पास सिस कंडीशन है, जबकि जो 4 नंबर का जो कार्बन था वहां पास ट्रांस की कंडीशन है। तो यानी कि अब हमारे पास एक नया कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है जिसमें सिस ट्रांस दिख रहा है। क्या इसके अलावा और भी कोई पॉसिबल हो सकता है? तो देखिए इसके अलावा एक और है स्ट्रक्चर जिसको अभी मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास पहले वाले कंडीशन में जो नंबर 2 कार्बन था वहां पे सिस था और नंबर 4 कार्बन था वहां पे ट्रांस था। ठीक है, ओके। यहां पास देखिए जो हम लोग नंबरिंग कर रहे थे, यहाँ पे ये 2 कार्बन है और ये 4th कार्बन है। तो 2 कार्बन पे यहाँ सिस है, पहले वाले में 2 कार्बन पे सिस है, सेम साइड सेम ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पास देखिए 2 कार्बन पे ट्रांस कंडीशन है, ये 2 कार्बन हो गया, ये 4th कार्बन हो गया। तो दोनों ही पोजीशन पे चेंज आ रहा है, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। ओके, दोनों ही मॉलिक्यूल क्या होंगे? अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। इसका मतलब अब हमारे पास 4 कंडीशन बन रही है। पर क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको सूझता है? तो ऐसा कोई और स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर हुआ वो यहाँ पे 4 हो गया। 4 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पॉसिबल हैं और चारों के स्ट्रक्चर मैंने आप लोग के सामने शो किए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं जो डाउट्स कहाँ पे आते हैं। अगर मैं आप लोगों ने अभी देखा तो यहाँ पे 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर थे। अभी जो डाउट वाला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने एक दिख रहा है ब्रोमीन है Br और यहाँ पे भी 2 ईन है, सेम जैसा कि अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सेम ग्रुप सेम साइड वाला कंडीशन है यहाँ दोनों ही नंबरिंग पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जब हम लोग नंबरिंग करने जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे नंबरिंग को एक बार ध्यान दीजिए। इसमें यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करने जाएं कार्बन चेन को तो हम लेफ्ट राइट कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में नंबर 1 मिलेगा। यहाँ पे या तो 1 2 3 या 4 ऐसा कर दो, या फिर इसको दूसरी तरीके से इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 और 4। तो दोनों ही कंडीशन में देखिए, पहले कंडीशन में अगर मैं इधर से बात करूं तो 1 और 3 पोजीशन पे हमको 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। अगर मैं ऐसे ही दूसरी तरीके से अगर बोलूं कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 1 पोजीशन पे एंड 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो चाहे आप अप टू डाउन या डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन में आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि कितने स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे हैं। तो देखिए पहला वाला तो सिस कंडीशन हो गया कि 1 और 3 पोजीशन पे सिस है। सेम ऐसे ही दूसरा, जैसा कि इसके पहले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो पहला, अभी हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ नंबरिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास सिस कंडीशन है गया एंड ट्रांस वाले कंडीशन दिख रहे हैं, है ना। ट्रांस यानी कि नंबर 1 कार्बन पे ट्रांस है और नंबर 3 कार्बन पे ट्रांस है। देन फिर हम लोग देखते हैं एक तीसरा स्ट्रक्चर जिसमें कि फर्दर हमारा जो है, जैसा कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि जो शुरुआत का जो कार्बन था उसमें सिस था और दूसरे वाले नंबर पे जो कार्बन था उसका ट्रांस था। तो हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर हो सकता है सिस और ट्रांस। ठीक है, देन हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें पहला वाला जो था उस पर हम लोग बोल रहे हैं कि जो पहला वाला था उसमें ट्रांस है और दूसरे वाले में सिस है। ठीक है, तो अब जो कंडीशन बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है, ट्रांस और सिस। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ जो आइसोमर्स है वो 4 होने चाहिए, है ना, ऐसा हमको लगता है। बट यहीं पास कंसेप्ट है, यहीं पास आपका वो कंसेप्ट है जो आपको गलत करवा रहा है। समझते हैं कैसे, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपकी आज की क्लास में वो सारे डाउट्स और कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं, इसलिए हर तरीके का एग्जाम्पल कोशिश करूंगा कि आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पास प्रॉब्लम है किस चीज़ में, यहाँ पास प्रॉब्लम क्या है समझते हैं। सबसे मैंने आपके सामने बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसा कि इसके पहले एग्जाम्पल में हम लोग सिस ट्रांस और ट्रांस सिस दोनों को ही 2 आइसोमर बना रहे थे,
तो हमारे पास नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जा रहे थे 4, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों। तो ये सेम स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे अगेन ड्रॉ करूँगा और उसको हम कंपेयर करेंगे इस पहले वाले से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपके सामने ये सेम डायग्राम दिख रहा होगा, है ना, ये सेम डायग्राम आपको दिख रहा है। देखिए ये क्या दोनों ही सेम है, तो दोनों ही सेम ही है ना। ये वाला स्ट्रक्चर और बॉटम का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये और ये दोनों सेम है डायग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अभी यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए हम लोग इसको मॉलिक्यूल को थोड़ा रोटेट करके देखते हैं। मॉलिक्यूल आपके सामने देखिए रोटेट हो रहा है। आप लोग प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने इस मॉलिक्यूल को कुछ नहीं बदला है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस पोजीशन पे था वो उसी पोजीशन पे था, बस मैं इस पूरी मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैंने आपके सामने देखो इसको रोटेशन में डाल दिया है। मैं इसका एक रोटेटेड वर्जन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग उसको चाहे तो अपने कॉपी पेन पे बना के चेक कर सकते हैं। तो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से बनकर दिखेगा, है ना। मैंने अभी क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ क्या किया है, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर था इसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और मैंने इसको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, या क्लॉकवाइज भी रोटेट करेंगे तो बात एक ही है ना। मैंने इसको रोटेट किया है। रोटेट करने से मॉलिक्यूल बदल नहीं गया, मॉलिक्यूल अभी भी सेम ही है, ठीक है। पर अब हम लोग इन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि क्या वाकई में ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे सिस ट्रांस बना रहे थे और ये ट्रांस सिस बना रहे थे ये दोनों अलग अलग हैं क्या नहीं। तो चलिए इसको कंपेयर करके देखते हैं पहले वाले से। तो देखिए यहाँ पास मेरे पास दिख रहा है सिस कंडीशन जैसा जो यहाँ पास था, एग्जैक्टली वही पोजीशन मिल गया। एग्जैक्टली ये वही पोजीशन है। देखिए क्या दोनों में सिमिलैरिटी दिख रही है। तो दोनों ही यहाँ पास जो कार्बन है ये सिस कंडीशन में है, दूसरा नीचे की तरफ देखो ट्रांस कंडीशन में है। दोनों नीचे की तरफ वाला जो सेकेंड नंबर पे था ट्रांस कंडीशन में है। और ये जो बी आर है ये बी आर ही है, बस उल्टा लिखा हुआ है एक्चुअली, तो ये बी आर ही होगा, ब्रोमीन, है ना। तो ब्रोमीन भी अपने सेम पोजीशन पे है। इस डायग्राम को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों ही डायग्राम बिल्कुल सेम है, ये दोनों ही मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप कंपेयर करके देखिए, ये जो मैंने अभी इस डायग्राम को मैंने रोटेट बस किया है और मैं इसको जब कंपेयर करता हूं तो पाता हूं कि दोनों ही मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यानी कि अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में कंपेयर करूं तो बोथ आर सेम, है ना। अगर मैं इन दोनों ही मॉलिक्यूल को कंपेयर करूं तो बोथ आर सेम, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल दोनों ही सेम है इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको दो अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, हम इसको एक ही काउंट करेंगे, है ना। तो आप चाहे सिस और ट्रांस लिखो या ट्रांस और सिस लिखो, दोनों ही कंडीशन में ये मॉलिक्यूल सेम है। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था कि जब हम लोग इसको नंबरिंग कर रहे थे तो हम 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 दोनों ही डायरेक्शन से हम इस मॉलिक्यूल को नंबरिंग कर सकते थे। इस वजह से सिस ट्रांस और ट्रांस सिस ये दोनों ही आपस में सेम है। ये मॉलिक्यूल दोनों ही एंड से सेम नंबरिंग सिस्टम से चल रहा है, इसलिए यहां पास ये दोनों ही मॉलिक्यूल जो है सेम है। इट मीन्स कि ये जो आपके सामने मॉलिक्यूल दिख रहा है यहां पास ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं बल्कि ये एक ही है। तो हम हमारा जो अब नया आंसर होगा यहां पास ये आंसर 3 आएगा। तो ये जो कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा जो पुराना कंसेप्ट के हिसाब से हम चल रहे थे, यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे थे वो गलती आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक नए एग्जांपल से। पहली बात तो जब ये जो डाउट आ रहा है कि भाई कहीं पास 4 का काउंट आ रहा है कहीं पास 3 का काउंट आ रहा है, अगर मान लो हम गलती से हम ध्यान देना भूल गए कि मॉलिक्यूल दोनों ही एंड से सेम तरीके से नंबरिंग सिस्टम से काम कर रहा है तो हमसे मिस्टेक हो सकती है। तो आपके सामने मैं एक ट्रिक या बोल सकते हैं फॉर्मूला बताने वाला हूं जिससे कि हमारा आंसर हमेशा सही आएगा। पॉलीइंस में, पॉलीइंस का क्या मतलब होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है। पॉलीइंस का क्या मतलब होता है सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो देखिए पॉलीइंस का मतलब होता है जैसे मान लेते हैं कि कार्बन, फिर डबल बॉन्ड,
फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे कितने भी अल्टरनेट कंडीशन इनफाइनिटी तक बना सकते हैं, कितने भी। तो ये क्या कहलाएंगे? पॉलीइंस कहलाएंगे। ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का यहाँ बहुत बड़ा रोल है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पॉलीइन का मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला प्रेजेंट किया। देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात वो है कि पॉलीइंस के बीच में हमने डैश डैश बनाया, इसमें कितने भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ सकते हैं। एंड में हमको ये दो ग्रुप होगा जिसको हम टर्मिनल ग्रुप कहेंगे। ये ए और बी जो मैंने आपके सामने यहाँ सर्कल करके दिखाया है, ये दोनों ही टर्मिनल ग्रुप्स हैं, है ना, टर्मिनल ग्रुप्स हैं। और दोनों के नाम मैंने ए और बी अलग अलग दिए हुए हैं। पॉलीइंस मतलब इसके बीच में कितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट में नंबर ऑफ कितने भी हो सकते हैं। ये चेन जो होगी बहुत लंबी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो आपके सामने एक बेसिक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखते हुए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो देखिए n जो है यहाँ पास, n जो है ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है। यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला लाएंगे वहाँ पास फार्मूला में एक इस्तेमाल होगा एक कोड जिसको हम बोलेंगे n, और ये n कुछ नहीं, ये क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इसमें जैसे ये जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने आते हैं, इस स्ट्रक्चर में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, उसको हम n से एक्सप्रेस करेंगे। n का मतलब डबल बॉन्ड की संख्या, कितनी डबल बॉन्ड की संख्या है। तो हमारे पास दो डेटा यहाँ पे दिख रही है, एक तो a, दूसरा b, और तीसरा जो आएगा वो है n। n मतलब होगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास पहली कंडीशन, इस फॉर्मूला में हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहली कंडीशन ये है कि व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b, हमको ये ध्यान रखना है कि a और b आपस में सेम नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल। a और b दोनों ही डिफरेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए। जो टर्मिनल जो हमारा मॉलिक्यूल है दोनों ही एंड पे, वो a और b से हम जब देखेंगे तो a और b अगर इक्वल नहीं है, when a is not equal to b, then number of geometrical isomerism is calculated by 2 की पावर n। अगर a और b जो होगा अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, नॉट इक्वल, तब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीधा सीधा इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा, 2 की पावर n, ठीक है। और n क्या है यहाँ पास, n है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, यही वहां पास n है। तो एक तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन a इज इक्वल टू b, अगर a और b आपस में बराबर हुए तो फिर क्या होगा। अगर मान लेते हैं a और b जो है, a और b अगर आपस में बराबर हुए तो, एक कंडीशन तो था a और b बराबर नहीं है, तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता था 2 की पावर n, इससे आप नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर a और b आपस में बराबर निकले तो, जैसा कि इसके पहले वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि क्लोराइड दोनों एंड पे सेम था, तो उसको a इक्वल टू बी बोल सकते हैं। तो अगर a इक्वल टू बी हो जाता है, उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला होगा, उस कंडीशन में भी हमारे पास दो कंडीशन बनेगी। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए। पहला तो a और b इक्वल होना चाहिए, अगर कंडीशन ऐसी बनती कि a और b इक्वल है। एंड दूसरा जो कंडीशन वो है इफ n इज इवन नंबर, अगर n जो होगा वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, है ना, ऐसे अगर नंबर्स आते हैं जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर इवन है ना, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर्स हैं, तब हमारे पास फॉर्मूला आएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करने के लिए, वो होगा ये। अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन नंबर है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, अगर ऐसा कुछ होता है, और ये भी तब जब a इक्वल टू बी हो रहा होगा, तब a नॉट इक्वल टू बी है तो सीधा सीधा 2 की पावर n से कैलकुलेट हो जाएगा। बट अगर a जो है a इक्वल टू बी है, अगर a इक्वल टू बी है ना, जैसा कि यहाँ बताया मैंने, एंड
n जो होगा वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर, सम संख्या। n जो होगा वो इवन नंबर यानी कि सम संख्या हुआ, तब हमारे पास जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये होगा, z इज इक्वल टू GI मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट होगा 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर n बाई 2 माइनस 1 से, ठीक है, 2 के पावर n माइनस 2। ये जो है ये है क्या, इस तरीके का फॉर्मूला है 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कितने नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे वो ये फार्मूला हो गया। देन दूसरा फार्मूला की भी बात हम लोग कर लेते हैं साथ ही, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो दूसरा कंडीशन होता है इफ n इज ऑड नंबर, अगर जो n की वैल्यू अगर ऑड नंबर आती है यानी कि विषम संख्या, अगर मैं बोलूं कि n की जो है n मतलब डबल बॉन्ड की संख्या, तो अगर n जो है वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, जैसे कि 1 3 5 7 9 इस टाइप का अगर नंबरिंग आ रहा है तो इसको बोलेंगे ऑड नंबर। तो अगर n इज इक्वल टू ऑड नंबर, अगर n जो है वो ऑड नंबर है, तब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बदल जाएगा। देखिए फॉर्मूला हमारे पास एक नया जो होगा वो ये होगा 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये देखिए दोनों में जो डिफरेंस है याद रखना, ये डिफरेंस गलती मत करना, क्योंकि यही एक पोर्शन, देखो 2 के पावर n माइनस 1 दोनों ही जगह पे कॉमन है, तो हमको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है फार्मूला में। तो हमको ध्यान में ये रखना है कि अगर इवन है तो 2 के पावर में n बाई 2 माइनस 1 होगा, और अगर ऑड है तो n प्लस 1 करना है, फिर डिवाइड करना है, ठीक है। अगर इवन है पहले से तो n को डिवाइड कर देना है 2 से और माइनस कर देना है 1, और अगर ऑड है तो पहले n को जो एक जोड़कर इवन बनाना है ना, 1 n प्लस 1 करेंगे तो इवन नंबर हो जाएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर इवन नंबर पहले से है तो n को 2 से डिवाइड कर दो, फिर उसमें माइनस 1 कर दो, ये 2 के पावर में चल रहा है ना, ये जो है ये सब 2 के पावर में चल रहा है। और अगर ऑड है तो पहले n में एक जोड़ो ताकि n जो है वो इवन नंबर बन जाए, और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करो और जो वैल्यू आए उसमें से 1 माइनस कर दो, और ये सब किसके पास हो रहा है, 2 के पावर में हो रहा है ना। तो ये दो फार्मूला आपके सामने प्रेजेंट है, और इससे आपके नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सारे जो भी आंसर हैं वो क्लियरली आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने एक एग्जांपल है। देखिए सबसे पहला एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl। सबसे पहले हम लोग सिंगल वाले एग्जांपल से देखते हैं। तो देखिए यहां पास हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टर्मिनल है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिसको हम A और B बोल रहे हैं। तो हमारा जो पहला कंडीशन था कि A इज नॉट इक्वल टू B, यहां पास दिख रहा है पहला कंडीशन कि A इज नॉट इक्वल टू B एंड N इज इक्वल टू 1। N जो है यानी कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे एक ही है, इसलिए N इज इक्वल टू 1। तो हमारा फार्मूला है व्हेन A इज नॉट इक्वल टू B देन द नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 2 के पावर n। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो 2 के पावर n, और n कितना 1 है, तो हमारा जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पे दो ही कंडीशन बनेगी, सिस और ट्रांस। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। हमारा आंसर यहाँ पास 2 होगा, है ना। तो सिस और ट्रांस दो कंडीशन हो गई। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। बट जब बात आती है पॉलीइंस की, जब डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती है, कार्बन चेन में डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ता है, तब वहां पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने सारे बनेंगे उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। तो चलिए हमने दोनों टर्मिनल जो ग्रुप्स हैं उसको हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया है, और उसको हम लोगों ने A और B मान लिया है, ठीक है। A और B हम लोगों ने इसको मान लिया। देन अब देखिए A और B मान लिया, तो हमारे पास कंडीशन पहली क्या थी, A इज नॉट इक्वल टू B। तो आपके सामने A और B देखो दोनों ही इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू B। तो हमारा पहला कंडीशन तो यह हो गया कि A इज नॉट इक्वल टू B। दूसरा क्या है, N इज इक्वल टू 2। यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं आपको, देखिए
आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 2 दिख रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये अगर कंडीशन आपके सामने है तो हमारा जो फॉर्मूला था व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b देन द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 के पावर n, और इसी फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अभी 2 के पावर n जब करोगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारा यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बन के आएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया था। एग्जाम्पल हम लोग पहले देख चुके हैं, बस हमारा टर्मिनल जो ग्रुप है वो बदल गया, जहाँ पे n इज इक्वल टू 2 था। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो जा रहा है, आंसर यहाँ पे 4 हो जा रहा है। 4 कौन कौन से स्ट्रक्चर बन रही है, देखो, सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, फिर सिस ट्रांस एंड ट्रांस और सिस, ये 2 कंडीशन बन रही है जो कि हम पहले देख चुके हैं। फॉर्मूला से मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बता दिया, ठीक है। चलिए हमारा जो मैंने ये फॉर्मूला बताने के पहले जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया था, उस टाइप के एग्जांपल को भी देख लेते हैं। तो आपके सामने देखिए एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें हमने ए और बी ग्रुप मान लिया दोनों टर्मिनल को। तो हमारे पास अब क्या कंडीशन है, देखिए अब हमारे पास कंडीशन जो दिख रही है वो कुछ ऐसी है कि ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ए जो है बी के बराबर हो गया है। आप देख रहे हैं कि ए भी CH3 है और बी भी CH3 है। अगर ए इज इक्वल टू बी है तो हमको दूसरे कंडीशन में जाना पड़ेगा। देन दूसरा चीज यहाँ पास है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 है, तो n इज इक्वल टू 2 हो गया, है ना। अभी ऐसा अगर हो जाता है तब हमको क्या करना है, तब हमको जो कंडीशन 2 थी व्हेन a इज इक्वल टू बी एंड, ठीक है, जो कंडीशन 2 थी उसमें कंडीशन 2 में भी हमारा 2 का फर्स्ट वाला हो रहा है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो कंडीशन था पहला तो a इज इक्वल टू बी था, एंड दूसरा कंडीशन है n इज इक्वल टू 2 जो कि इवन नंबर है। तो n इज सम संख्या, n जो है सम संख्या है, n इज इवन नंबर। तो हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा जो फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई होता है वही फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, मैंने बोला पहले से इवन है तो पहले उसको 2 से डिवाइड करो और 1 से माइनस करो। तो देखिए 2 की हमारे पास जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में हम पहला इवन नंबर वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो हमारा एक सॉल्यूशन निकल के आएगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, है ना। तो हो जाएगा, हम लोगों ने फॉर्मूला पुट किया। आप लोगों को मैथ्स तो अच्छे से आता ही होगा, अगर नहीं भी आता तो चलिए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। तो देखिए हमने n की वैल्यू पहले यहाँ पे 2 बता रखी है, इसी n की वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, n की जगह पे, दोनों ही n की जगह पे हम पुट कर रहे हैं। तो हमारा जो नया चीज आया वो है 2 माइनस 1 यहाँ पास, एंड यहाँ पे 2 बाई 2 माइनस 1, ये 2 के पावर में है। तो हमारा 2 के पावर ये 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 की पावर 1 आया, एंड 2 बाई 2 मतलब हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अगला जो आएगा वो 0 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास एक कंडीशन दिखा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। और याद रखना कि जब भी किसी भी x की पावर में 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। मैथ्स में किसी भी डिजिट के पावर में 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो हमारा जो कंसेप्ट है यहाँ पास वो कुछ 2 प्लस 1 हो जाएगा, एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो एग्जाम्पल उस समय था जिसमें मैंने बताया था कि दोनों ही साइड से हम नंबरिंग कर सकते थे, हम लोग यहाँ पास इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, है ना। इसको भी 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, इसको 3 बोल सकते हैं, इसको 4 बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, है ना, और इसको 6 बोल सकते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो इसको 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, इसको 3 बोल सकते हैं, इसको 4, 5, 6। तो हम चाहे लेफ्ट से राइट करें चाहे राइट से लेफ्ट करें, दोनों ही तरफ से मॉलिक्यूल की नंबरिंग की जा सकती थी। और इस कंडीशन में क्या होता था, जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता था सिस और ट्रांस वाला, और दूसरा बनता था ट्रांस और सिस वाला, ये दोनों ही मॉलिक्यूल सेम होते थे क्योंकि ये दोनों ही एंड से एक जैसा है। तो उसकी जो दोनों को हम एक ही काउंट करते थे तो हमारा आंसर 3 आता था, जो कि यहाँ पे 3 आया, जिसको हमने फार्मूला से कैलकुलेट करके निकाला है।
इसका मतलब ये हुआ कि आप जब फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो आप कंफर्म कर पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको जो उस समय भी बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि जो हमारे पास 4 अलग अलग कंसेप्ट थे, जिसमें से मैंने बोला था कि चौथा जो है जिसको हम रोटेट करेंगे, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या हो जाता है, रोटेट करने की वजह से हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। जैसे मैंने इसको रोटेट किया है ना, आपके सामने दिख रहा है ये, इसको मैंने रोटेट किया मॉलिक्यूल मिला के, और आप जो ग्रीन कलर का आपको अभी दिख रहा है सामने में, इसको हम मैच करके देखते हैं। हमने इसको रोटेट किया तो इस CH3 की जगह पर CH3 दिख रहा है, तो ये जो ग्रीन वाला कलर से जो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है एक्चुअली में वो सेम मॉलिक्यूल है। और अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल की आपस में कंपैरिजन करेंगे तो आप पाओगे कि ये दोनों ही मॉलिक्यूल सेम होता था, ये दोनों ही मॉलिक्यूल सेम होता था। देखो सिस सिस ट्रांस ट्रांस, यानी कि उसको आप इधर इस तरीके से भी लिख दो और उसको उल्टा कर दो तो दोनों ही मॉलिक्यूल सेम है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमेर्स कितने बनते थे, 1 2, और इन दोनों को मिला के 1 ही होता था, इसीलिए 3। तो हमारा आंसर जो होता था यहाँ पास वो 3 ही होता था, हमारा जो आंसर होता था वो 3 ही होता था। तो इसका मतलब, अच्छा अब हमारे दिमाग में ये भी आता है कि सर आप इसको तो उल्टा करके दिखा रहे हो पर इसको नहीं दिखा रहे हो, क्या पता इसको भी उल्टा करके देखें तो वो भी पहले वाले जैसा मिलेगा। तो चलिए आपके सामने मैं उसे भी आपके सामने उल्टा करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो अभी आपका वो जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसका जो सेकेंड मॉलिक्यूल था जिसको मैंने ट्रांस ट्रांस बोला था, इसको हम उल्टा भी कर दें तो भी ये ट्रांस ट्रांस जो होगा वो सिस सिस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। आप मैच करके देखिए, क्या ये उल्टा करने के बाद भी इसके जैसा दिख रहा है ना। अभी भी इसको ट्रांस ट्रांस ही बोलोगे, उल्टा भी करोगे तो भी ट्रांस ट्रांस और सिस सिस। तो सिस सिस और ट्रांस ट्रांस कभी भी कितना भी मॉलिक्यूल को घुमा दो अलग अलग नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ आइसोमेर्स होंगे वो 1 2 एंड इन दोनों को मिलाकर 3, क्योंकि दोनों ही सेम है, दोनों ही क्या है, सेम है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो आइसोमेरिज्म बनेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो 3 बनेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा 3 हो गया। देखिए कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोग का, है ना। चलिए बात करते हैं, ये आपका जो नेमिंग था आप लोगों ने देख लिया कि सिस ट्रांस और ट्रांस सिस जो है वो सेम है। तो ये दोनों अलग नहीं, इसलिए मैंने आपके सामने बोला कि ये एक ही मॉलिक्यूल है, तो हम उसको एक ही काउंट करेंगे। तो टोटल अमाउंट जो हो गया 3 हो गया। चलिए हम आपके सामने एक और एग्जांपल से देखते हैं। वहां पास तो 4 बन रहे थे बट यहाँ पास अभी एक ही है, सेम। हमने दोनों ही टर्मिनल को हम लोगों ने सर्कल किया और दोनों ही टर्मिनल को हम ए और बी का नाम दे दिए, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन वही था, ए इक्वल टू बी। तो और यहाँ पास देखिए, वहां पास नंबर ऑफ जो इसके पहले वाले में देखो नंबर ऑफ जो था डबल बॉन्ड वो था 2, है ना। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 था, पर अभी हम लोग ये देखते हैं कि क्या डबल बॉन्ड का नंबर कम ज्यादा होने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑड सिस्टम था, अभी तक हम लोगों ने इवन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, अभी हम लोग ऑड फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या यहाँ पास कुछ हमारा कैलकुलेशन में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बोल दूं कि देखिए ए और बी जो दोनों ही क्लोराइड है, मतलब पहला कंडीशन जो है वो सेम हो गया। अगर सेम हो गया तो हमको ए और बी वाला कंसेप्ट करना है। देन उसके बाद बोलता है एंड अगर इफ n इज इवन नंबर देन फॉर्मूला ये होता, लेकिन अगर n जो है वो ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि n मतलब डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पास एक ही है, तो n इज इक्वल टू 1 जो कि ऑड नंबर है। तो हमको फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, ऑड नंबर वाला, विषम संख्या वाला। तो हमारा फार्मूला है 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर जो है सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए आपके सामने इसका सॉल्यूशन दिख रहा है ना, देखते हैं। तो हमने फार्मूला में n की वैल्यू कितनी रखी, 1। तो हम यहाँ पास ये जो 1 है, इस 1 को हम इस फार्मूला के अंदर यहाँ पास और यहाँ पास पुट कर रहे हैं, है ना। जब हम इन दोनों में पुट कर रहे हैं तो हमारा जो फार्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 माइनस 1
और इधर जाएगा 1 + 1/2 - 1, तो इससे होगा क्या 1 - 1 = 0, तो 2 के पावर 0 हो गया। ठीक है, दूसरा 1 + 1/2, इसका मतलब 2/2, 2/2 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1, और 1 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो यानी 2 के पावर 0, 2 के पावर 0। और मैंने बताया था कि अगर x की पावर में 0 है या n की पावर में 0 है, इसका मतलब हुआ उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी 1 + 1 और टोटल हो गया 2। तो जो आप लोगों को कंसेप्ट था, जो मैंने इसके पहले आप लोगों को एग्जाम्पल दिए थे, वो एग्जाम्पल्स के हिसाब से हमारे पास 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा, एक सिस और दूसरा ट्रांस। इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है ना। एक सिंपल एग्जाम्पल से लिया था ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। हम चाहते तो 3, 7 है ना 9 ऐसे ज्यादा नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम डबल बॉन्ड का संख्या इतना बढ़ा सकते थे। तो दोनों ही फार्मूला इस्तेमाल करना आ गया, तो आंसर इज 2। चलिए, क्या ये वाकई में ये सब जगह पे एप्लीकेबल है या नहीं, तो चलिए एक और देख लेते हैं कि अगर ऐसा होता, इवन नंबर में हमने अभी सिंगल लिया था, इवन नंबर में हम लोगों ने अभी सिंगल डबल बॉन्ड लिया था। अब हमारे पास कंडीशन है कि अभी भी a = b है, और लेकिन यहाँ n = 3 हो गया। हमने ऑड नंबर को बढ़ाया है, n = 3 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि कंडीशन क्या है, क्या ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा, when a is not equal to b then number of geometrical isomerism 2। तो ये वाला एग्जाम्पल, ये तो यहाँ पे सेट होता नहीं है क्योंकि a जो है b के बराबर है, b के बराबर नहीं होता तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते। तो हम दूसरा जो कंडीशन था वो कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं। दूसरा कंडीशन में भी कौन सा वाला, इवन नंबर वाला कि ऑड नंबर वाला, तो हम यहाँ पे ऑड नंबर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि n की वैल्यू 3 है। अगर n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब हम लोग ऑड नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर हम ऑड नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन अब क्या बोलता है, देखो जब डबल बॉन्ड 1 था तो वहां पे पॉसिबल संख्या कितनी थी 2, लेकिन अभी जब डबल बॉन्ड 3 हो गया है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 हो गया है, तो हम सेम वही कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू जो है, n की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ से उठाकर इन दोनों जगह फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं, एक तो यहाँ और दूसरा इस जगह पे। n की वैल्यू पुट करने के बाद देखो 3 - 1, 3 + 1/2, इस तरीके से जब करेंगे तो 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1 आएगा। 2 की पावर 2 मतलब 4 एंड 2, 4 + 2 = 6। तो हमारा आंसर जो है वो 6 आएगा, हमारा जो आंसर होगा वो 6 आएगा। तो आपके सामने देखो स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होगा, ठीक है। आपके सामने जो एक बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर मैंने ये बता दिया, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी ट्रांस वाली कंडीशन है, ये भी ट्रांस है, ये सेकेंड नंबर वाला भी ट्रांस कंडीशन है, थर्ड वाला भी ट्रांस कंडीशन है। तो हम तीनों कार्बन को रेफरेंस मान के करेंगे। तो जैसा हम लोग देखते थे कि एक जब था तो सिस ट्रांस बनता था, तो एक डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड था इसके कारण से एक सिस ट्रांस बन रहा है, ये दूसरे नंबर का जो डबल बॉन्ड होगा इसके कारण भी एक सिस ट्रांस बनेगा, और तीसरे नंबर का जो होगा उसके कारण भी सिस ट्रांस बनेगा कंडीशन। मतलब टोटल जो नंबर ऑफ बोल सकते हैं आइसोमर्स वो हो जाएंगे 6। ठीक है, आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को, जिससे कि हमारा ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल फ्री हो जाए। तो ध्यान रखना, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, है ना। फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। तो चलिए फॉर्मूला लगा के आंसर पाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान देते हैं, और हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आपका जो डाउट है उसको और क्रिएट कर सकता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पास हम लोग एक गलती और कर सकते हैं, ये उस गलती का यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो आपके सामने हमने ए बी मान लिया एंड ए बी को हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया। अभी कंडीशन क्या है देखो, ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ओके। और नंबर ऑफ जो डबल बॉन्ड थे अगर हम लोग उसकी बात करें तो एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है एंड चौथा यहाँ पे है। तो 4 नंबर ऑफ जो है, तो क्या इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें कि हमारे पास जो कंडीशन होती है, हमारे पास एक कंडीशन होती है कि a इज नॉट इक्वल टू b, देन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज कैलकुलेटेड बाय 2 टू पावर n।
तो हमने सॉल्यूशन निकाला, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जो क्या बोलना चाहिए जियोमेट्रिकल आइसोमर जो इसके लिए पॉसिबल होगा वो 16 आता है। पर क्या ये आंसर सही है? देखो यहां पास ही कंसेप्ट है, प्लीज ध्यान रखना कि आंसर 16 इज रॉन्ग, है ना। हमारे पास ये जो कंडीशन है ये रॉन्ग क्यों है, मैं आप लोग को इसको समझाता हूं। ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हमने ए और बी मानने में गलती कर दी है। कैसे गलती कर दी है समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहां पास बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि क्या गलती है। ये दोनों ही मॉलिक्यूल सेम है, तो ये कि इंटरचेंज होने पे भी सेम ही बनेगी। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है इसके कारण आप सिस ट्रांस बता सकते हैं क्या? इस डबल बॉन्ड के कारण आप सिस ट्रांस कंडीशन नहीं बता सकते हैं, है ना। मैं अगर इन दोनों का पोजीशन चेंज भी करता हूं तो भी सेम ही मॉलिक्यूल बनता है। यानी वो ये जो इन था, ये जो डबल बॉन्ड है ये इनएक्टिव है, यहां पास जियोमेट्रिकली इनएक्टिव है। यहां पास ये जो डबल बॉन्ड है ये इनएक्टिव है क्योंकि इसके टर्मिनल पे जो ग्रुप है वो दोनों ही सेम है। इन दोनों को आपस में चेंज भी करने पे एक ही जैसा मॉलिक्यूल मिलेगा। मतलब इसके कारण दो अलग अलग हमको स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला, दो अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं मिलना है। इसका मतलब हमारे जो टर्मिनल जो हमने बी माना है या ए माना है वहां पे हमने गलती कर दी है, ठीक है, वहां पे हमने गलती कर दी है। चलिए उसी गलती की जो मतलब हम बोल रहे थे कि ये जो हमारा आंसर है ये गलत है, ये आंसर गलत है, ठीक है। तो कहां पास हमको और ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम लोग नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डिसाइड कर रहे होंगे तब भी कभी कभी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखते ही हमारे दिमाग में आता है और हम ये गलत कैलकुलेशन कर बैठते हैं। तो हमारा जो सही कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सही कैलकुलेशन ये होगा कि जब हमारा लास्ट टर्मिनल वाला जो था वो जब इनएक्टिव है तो उसको हम टर्मिनल ही मानेंगे, उसको हम इन नहीं मानने वाले, हम उसको क्या मानेंगे, टर्मिनल मानेंगे। और अब हमारा जो ए और बी ग्रुप बनेगा वो ये होगा। समझ में आई बात? अब हमारा जो ए और बी जो ग्रुप टर्मिनल जो ग्रुप बोल रहे हैं अपन वो ये बनेगा। यानी कि हम डबल बॉन्ड से लेकर पूरा इधर का मॉलिक्यूल को एक ग्रुप ही मान लेंगे हम, क्योंकि वहां पास कोई भी वो अपना एक्टिव जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहा है, इसलिए उसको पूरे को हम टर्मिनल ही मान लेंगे। तो अब हमारे पास कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी आपस में बराबर नहीं है और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अब हो जाएंगे 3। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 3, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स देखिए, एक तो यहाँ पे हो गया, दूसरा ये हो गया एंड तीसरा ये हो गया। और इस डबल बॉन्ड को हमने काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करने के लिए अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि जो टर्मिनल कार्बन था उससे दोनों ही जुड़े हुए ग्रुप सेम थे। इसलिए अब हम यहां तक को टर्मिनल नहीं मान के हम इस पूरे को टर्मिनल मान के चल रहे हैं, ठीक है, और उसको हम एक ग्रुप बना ले रहे हैं। तो अब हमारा जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए, व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना, देन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू की पावर n, है ना। अगर ए और बी टर्मिनल कार्बन जो है वो सेम नहीं है जैसा कि हमारे इसमें दिख रहा है, तो हम सीधा 2 की पावर n लगाएंगे और हमारे पास अब नंबर ऑफ जो आइसोमर्स बनेंगे वो 8 आएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो 8 होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से कंडीशन बन सकते हैं। तो आपके सामने देखिए मैंने हर पॉसिबल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश की है जो बनेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। हम देखो 2 कंडीशन बन रही है। हम नीला कलर से जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो ये बताता है कि वो टर्मिनल है, एंड है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे तीनों ही ट्रांस कंडीशन में दिख रहे हैं, तीनों ही यहाँ पे ट्रांस कंडीशन में दिख रहे हैं। यहां पास देखिए, यहां पास हमने क्या किया, 2 तो हमारे पास ट्रांस कंडीशन दिख रहा है लेकिन आखिरी वाले को हमने सिस बना दिया, तो ये 2 स्ट्रक्चर अलग अलग बन गए। तो हम इसको 2 काउंट कर सकते हैं। हमने इसको 1 और इसको हमने दूसरा काउंट कर लिया, ठीक है। फिर देखिए हमने क्या किया, हमारा जो ये पहला जो एक्टिव वाला जो डबल बॉन्ड था यहां पास को हमने चेंज किया और इसको हमने, पहले ट्रांस कंडीशन था, इसको हमने सिस बनाया। तो देखिए अब हमारा ये सिस कंडीशन हो गया, यहां पास सिस कंडीशन हो गया और बाकी जो लास्ट के दोनों थे उसको ट्रांस ही रहने दिया,
है ना, बाकी जो दोनों थे उसको हमने ट्रांस ही रहने दिया। ठीक है, फिर देखिए अगला जो है ये दोनों सिस हो गया, फिर एक ट्रांस हो गया और फिर सिस हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पास सिस, यहाँ पे ट्रांस के लिए मैं टी 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 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कोड याद रखना, यहाँ पास मैं ट्रांस के लिए टी 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 इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पास आखिरी वाले को हमने सिस बनाया था, इसलिए टी टी सी मैंने यहाँ पे कोड रखा। टी टी सी मतलब ट्रांस ट्रांस सिस, है ना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पास अगर मैं बोलूँ तो हमने क्या किया, पहले वाले को हमने सिस बनाया तो सी, फिर दोनों को ट्रांस रखा तो टी टी। ऐसे ही हमने पहले वाले को सिस बनाया और दूसरे वाले को ट्रांस और लास्ट वाले को फिर से सिस बनाया तो सी टी सी, है ना। ऐसे ही मैं इधर आगे भी कोडिंग करते जाऊं अगर, तो हम देख रहे हैं कि हमने अब सेकेंड कार्बन जो था, बीच वाला जो था, हम बीच वाले को ट्रांस कंडीशन में ले आए, सिस कंडीशन में ले आए हैं, बीच वाले को सिस के कंडीशन में ले आए, है ना, और इधर वाले को हमने सिस कंडीशन में ले आया। तो ये एक कंडीशन हो गया। फिर हमने इसको इसको हमने सिस कंडीशन रहने दिया और इसको हमने ट्रांस कंडीशन में चेंज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, और ये तो हमारा टर्मिनल ही था, ये हमारा टर्मिनल ही था, ये हमारा टर्मिनल ही था, तो इधर कोई चेंज नहीं आया। तो ये एक स्ट्रक्चर ये हो गया। तो इसी का हमने एक दो बना दिया, फिर इसके बाद एक और ऐसा कंडीशन बनाया। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ, मैं हर एक को नहीं बताऊंगा, बट नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आई होप आप लोग को जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो कंसेप्ट थे, कहाँ पे हम मिस्टेक कर सकते हैं, कहाँ पे हमको कैसे ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की है। तो मुझे लगता है कि जियोमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म थे इसमें आप लोग स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि यहाँ पास हमको ए और बी डिसाइड करने में मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो लास्ट में ना एग्जाम्पल आपको दिया है इसको स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि यहाँ पास हम लोग डबल बॉन्ड देखते ही हम भूल जाते हैं और हम उस टर्मिनल कार्बन को गलत तरीके से देख लेते हैं। तो क्या गलती भी होगी आपको याद रहेगा, और यहाँ पास हमारा जो सारा कंसेप्ट है वो कंफर्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब मैं आप लोग को सामने एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा इस आइसोमेरिज्म से, वो इसलिए क्योंकि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कई लोगों के दिमाग में आता होगा सिस ट्रांस ट्रांस सिस हम क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्या नॉमेनक्लेचर के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं, आपको पता है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बस प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल यहाँ पे सिस ट्रांस वाले जो आइसोमर्स थे, ज्यामितीय समावयवता है, उसमें भी मैं एक प्रॉपर्टी का कंपैरिजन लेकर आपके सामने एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूल का सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बदलता, उसका प्रॉपर्टी बदल जाता है। प्रॉपर्टी बदल जाता है कैसे, है ना, हम कंपैरिजन करके देखते हैं। तो देखिए आपके सामने सिस 2 ब्यूटीन है एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन है। सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि डबल बॉन्ड इस तरीके से पाई बॉन्ड के ओवरलैपिंग से बन जाता है ना। और बाकी जो है एक तो एक एग्जाम्पल है नॉर्मल वाला, है ना, ये सिस 2 ब्यूटीन का नहीं बट एक नॉर्मल है, कैसे कैसे अरेंजमेंट होते हैं उसके बारे में, और एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कैसे चारों तरफ से अरेंज होता है ना, ओवरलैपिंग होता है पी बॉन्ड का, और इसी के कारण रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होता है। और यही वजह है जिसकी वजह से हमारा जो ज्यामितीय या जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं डाइपोल। डाइपोल देखो, सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन किसके बीच कर रहे हैं, हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण, हम हिंदी में इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो डाइपोल मोमेंट का अगर कंपैरिजन करें तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ट्रांस का कम होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू चार्ज यानी कि क्यू इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जिसको हम आर या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट ट्रांसफॉर्म के लिए हमेशा जीरो होगा, ट्रांसफॉर्म के लिए हमेशा जीरो होगा। तो
कंपैरिजन देखिए, डाइपोल मोमेंट सिस, अगर 2-ब्यूटीन की बात करें तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, अभी आगे की चार्ट में दिखाऊंगा मैं। और ट्रांस 2-ब्यूटीन जो है उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। तो देखो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसमें डाइपोल मोमेंट नहीं पाया जाएगा, आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। और अगर आपको कोई ट्रांस वाला फॉर्म दिख जाए तो ट्रांस वाले फॉर्म में हमेशा याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए सारे के सारे ट्रांस हो ना, बीच में कोई भी सिस वाला कंडीशन ना हो, तब वहां पे डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। देन अगला जो पॉइंट है यहाँ पे पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है इसमें जो पार्शियल सेपरेशन होता है चार्ज का, उसको बोलते हैं पोलैरिटी। तो जहां पे डाइपोल मोमेंट होता है वहीं पास पोलैरिटी भी होता है। सिस की जो पोलैरिटी होती है ज्यादा होती है, ट्रांस की नहीं होती है, 0 है। मोर डाइपोल मोमेंट मोर पोलर, जहां जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा वहां उतना ही ज्यादा पोलैरिटी भी होगा, जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा उतना ही पोलैरिटी होगा। तो रीजन भी आप लोग समझते चलिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। देन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अगर हम लोग बोलें कि जैसे ये जो ईन्स हैं सिस 2-ब्यूटीन और ट्रांस 2-ब्यूटीन का कंपैरिजन करें तो सिस 2-ब्यूटीन और ट्रांस 2-ब्यूटीन में कौन पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो सिस 2-ब्यूटीन जो होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू ट्रांस। क्यों? क्योंकि मोल पोलर मोर सॉल्युबल, जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ही ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा। तो ज्यादा पोलर कौन है, सिस 2-ब्यूटीन ज्यादा पोलर है, इसलिए ज्यादा मॉलिक्यूल सॉल्युबलेट होगा। फिर देखिए बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें तो सिस 2-ब्यूटीन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? मोर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा उतना ज्यादा पोलर और उनके बीच में उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो सिस 2-ब्यूटीन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर अगला जो पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी ये दोनों बस उल्टा हो जाएगा, याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट तक तो हम लोग सिस को बड़ा बता रहे थे, पर ट्रांस की बात आती है जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ट्रांस की ज्यादा होगी सिस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जब सिस फॉर्म को आप पैक करने जाओगे ना तो इसकी टाइट पैकिंग नहीं होती, लेकिन जब हम लोग ट्रांस फॉर्म की बात करें तो क्लोज्ड पैकिंग होता है। क्लोज्ड पैकिंग इन ट्रांस फॉर्म और पैक करने यानी कि संकुल बनाता है ये, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ज्यादा, है ना, क्लोज पैकिंग के कारण। फिर देखिए स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी जो होगा ट्रांस फॉर्म की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। क्यों? मोर रिपल्सन फोर्स इन सिस फॉर्म। देखो आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो CH3 और CH3 एक ही साइड में है, यहां पास इसके बहुत सारे पास में आ गए, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत पास आ गया। मॉलिक्यूल बहुत पास आ गया तो उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भी बहुत पास आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, धकेलेंगे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, तनाव आ जाएगा। तो मोर रिपल्सन फोर्स इन सिस फॉर्म, मोर स्ट्रेन यानी कि तनाव। अगर इस बॉन्ड में तनाव ज्यादा आ गया तो क्या मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा? नहीं, ये लेस स्टेबल होगा। ऐसे अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म की बात करें तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर पे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं बल्कि दूरी पे हैं, मतलब ज्यादा दूर, कम रिपल्सन मतलब कम स्ट्रेन, कम तनाव मतलब ज्यादा स्टेबल। तो ट्रांसफॉर्म जो होगा वो ज्यादा ही स्टेबल होगा और सिस फॉर्म होगा वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, ये जो कंपैरिजन बताया था मैंने, इसी में आप लोग स्टेबिलिटी वाला को एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं, है ना, जो मैंने अभी आपको फैक्ट बताए हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में ही। देखिए आपके सामने ये एक सिंपल सा एल्कीन दिया हुआ है जिसमें हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूट है। तो अभी अनसब्स्टिट्यूटेड है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, लेस स्टेबल है। अभी एनर्जी लेवल की बात नहीं करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है, कोई मॉलिक्यूल इसका जियोमेट्रिकल, क्योंकि चारों ही ग्रुप सेम है। अभी हम एक सब्स्टिट्यूशन डालें अगर, जो हमने यहाँ पे R से यहाँ रिप्रेजेंट किया है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहलाएगा, जिसके लिए यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे एनर्जी लेवल बता रहा है। इधर एनर्जी लेवल ज्यादा होगा और नीचे की तरफ एनर्जी लेवल कम होगा। जितना ज्यादा एनर्जी लेवल किसी मॉलिक्यूल में होगा उतना ही उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जितना उसमें एनर्जी लेवल कम होगा उतना ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है उसका एनर्जी लेवल आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं लगभग 11 किलो जूल या
2.7 किलो कैलोरियल, है ना। तो एक तो ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड में। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का और कोई दूसरा फॉर्म नहीं है, बट अगर डाई सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 सब्स्टिट्यूशन डाल दें, तो ऐसा हो सकता है सिस फॉर्म RR, ट्रांस फॉर्म RR वाला हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि दोनों ही R एक ही के साथ जुड़ा हुआ, है ना, इसको जेमिनल ग्रुप बोलते हैं। तो देखिए सिस फॉर्म इसकी एनर्जी ज़्यादा है, सिस फॉर्म की एनर्जी ज़्यादा है इसलिए ये लेस स्टेबल है, और ट्रांस फॉर्म की एनर्जी कम है ना, ट्रांस फॉर्म की एनर्जी कम है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। जैसे जैसे हम लोग इधर आते जा रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। याद रखना हम लोग कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आता है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर आप लोग से कभी कंपैरिजन पूछ ले तो सिस के बाद जो कम स्टेबल होगा वो जेमिनल फॉर्म होगा, है ना, इसको जेमिनल फॉर्म बोलते हैं। याद रखिएगा, जब दोनों ही सब्स्टिट्यूशन एक ही साथ हो जाएगा तो इसको जेमिनल फॉर्म बोलेंगे। तो सिस फॉर्म कम स्टेबल, उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल जेमिनल फॉर्म होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्रांस फॉर्म हो जाएगा जब हम लोग डाई सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। फिर आ जाता है ट्राई सब्स्टिट्यूशन, 3 सब्स्टिट्यूट बना दिया, ट्राई सब्स्टिट्यूट की स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो गई, और टेट्रा सब्स्टिट्यूट की स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा हो गई, ठीक है। स्टेबिलिटी इस तरीके से बढ़ रहा है, समझ में आई बात, है ना। और क्योंकि हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का भी कंपैरिजन किया है, तो आप लोग देख लीजिए कितना कितना वैल्यू होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके बीच में इंटरेक्शन होते हैं डाइपोल डाइपोल के बीच में, इसलिए इसका 4 डिग्री में बॉइलिंग पॉइंट होता है। ट्रांस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना, इंटरेक्शन कम होने के कारण 1 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट कितना है ट्रांस टू ब्यूटेन का, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किसका, ट्रांस का, और कम होगा किसका, सिस का, है ना। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, है ना, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है, एक दूसरे का ऐसा रहेगा। तो ये एग्जाम्पल है, समझ लीजिए। और जो डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे थे वो भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने एक डायग्राम है, देखिए डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वेक्टर सम से समझ सकते हैं, जहाँ पे एक सिस कंडीशन है वहाँ पास वेक्टर सम की वैल्यू जो आ रही है माइक, है ना, जो म्यू की वैल्यू है 0.33 है। देखो यहाँ पास सिंगल सब्स्टिट्यूटेड था, यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड है जिसमें सिस ट्रांस है, तो ये प्रोपीन हो गया। हम लोग ब्यूटीन का कंपैरिजन कर रहे थे, तो ब्यूटीन का एग्जांपल देख लीजिए। ब्यूटीन में डाइपोल मोमेंट कितना है, 0.33 सिस टू ब्यूटीन में, और जो ट्रांस है उसमें म्यू की वैल्यू 0 होती है, याद रखना 0 होती है, ठीक है। तो ये हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेट्री में सिस ट्रांस वाले सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, और कुछ फार्मूला और ट्रिक मैंने आप लोग को बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं आपके डाउट्स को भी क्लियर कराता चलूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।